अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है वीराना एपिसोड नंबर 2। तौकीर ने उसे नारंग का हुलिया समझाया तो पहाड़ी शख्स चौंक कर ज़ैरे लब बड़बड़ाया, हुलिया तो वही है। क्या हुआ भाई, कुछ हमें भी बताओ, ये सारा चक्कर क्या है? तौकीर ने झंझला कर पूछा। देखो साहब, मुझे इस वादी में रहते हुए 40 साल हो गए हैं, उसने कहना शुरू किया। जब मैंने होश संभाला था तो मैंने इधर वादी में एक कॉटेज देखा था जो एक लकड़ी के ठेकेदार ने अपनी पसंद से बनवाया था। नारंग नामी वो खिदमतगार भी उन दिनों जवान ही था, मगर फिर चंद सालों के बाद जाने क्या हुआ कि उस कॉटेज को आग लग गई और उसका खिदमतगार नारंग भी उसमें जलकर मरा। क्या नारंग भी मर गया था जलकर? तौकीर ने हैरत से पूछा। साहब, नारंग एक दूर आफ्तादा कबीले कलाश से ताल्लुक़ रखता था। जब कॉटेज को आग लगी तो बस्ती के दीगर लोग आग बुझाने लगे और नारंग को भी किसी तरह बाहर निकाला था जलते हुए कॉटेज से, मगर वो जानवर ना हो सका। बाद में उसके कबीले के लोग नारंग की लाश लेकर अपने कबीले चले गए थे। नारंग की लाश लेकर? अचानक तौकीर और शमाइला ने चौंक कर बीक वक़्त पूछा। हाँ साहब, नारंग को मरे हुए तो बरसों बीत गए हैं, उस उधेड़ उम्र पहाड़ी शख्स ने कहा और सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। तौकीर और शमाइला दोनों सन्नाटे में खड़े रह गए। ये तौकीर और शहला किधर निकल गए हैं? नाइला ने कदरे तफक्कर अमीर अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। तो उसके साथ खड़े उसके शोहर शुएब ने भी पुरतफक्कर अंदाज में अपना सर हिला दिया। यास्मीन और अजीज भी तौकीर और शहला की अचानक गैर मौजूदगी पर चौंके बगैर ना रह सके। इस वक्त ये लोग एक झील के करीब खड़े थे। नारंग भी उनके हिमराह था। वो अभी तक जाने क्यों घबराया हुआ सा नजर आ रहा था और बार बार उन सब को वापस कॉटेज चलने की तंबीह कर रहा था। ये सब लोग वादी की फितरी रंग अमेजी में इस कदर मगन थे कि उन्हें शहला और तौकीर के खो जाने का इल्म ही ना हो सका था। उन्हें उस वक़्त याद आया था जब अचानक मूसलाधार बरसात की वजह से वो एक चट्टान के नीचे जमा हुए और सबसे पहले नाइला ने ही शहला और तौकीर की अचानक गैर मौजूदगी को महसूस किया और अब उसके याद दिलाने पर सब ही का माथा ठनका। अरे वाकई ये दोनों किधर चले गए? इस बार यास्मीन और अजीज के मुंह से भी बेइख्तियार निकला था। अभी तो ये दोनों इधर ही थे, शुएब ने परेशानी से कहा। वो देखो, कोई इस तरफ चला आ रहा है। यास्मीन ने सामने से एक उधेड़ उम्र शख्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर इशारे से कहा, जो अपनी वाज़ा कता से मकामी दिखाई दे रहा था। ये वही उधेड़ उम्र शख्स था जो थोड़ी देर पहले शहला और तौकीर को भी मिला था। वो मकामी पहाड़ी शख्स जैसे ही उसके करीब आया तो अजीज ने उससे कहा, ए भाई ज़रा इधर आना। उसके पुकारने पर वो शख्स उनके करीब आ गया। भाई, तुमने यहाँ कहीं आसपास किसी जवान औरत और मर्द को तो नहीं देखा? उसके करीब आने पर अजीज ने उनसे पूछा। वो शख्स ये बात सुनकर चौंक गया और कदरे उलझी हुई नज़रों से उन सब के चेहरों का जायज़ा लेने लगा। किसी को अब तक ये मालूम ना हो सका था कि नारंग चुपके से गायब हो चुका था। तुम लोग कहीं वही तो नहीं हो जिन्हें वो दोनों तलाश कर रहे हैं? उस शख्स ने गोमगू से लहजे में पूछा। शुएब ने फौरन अपना सर असबात में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम वही हैं। तुम्हें क्या हमारे वो दोनों साथी मिले थे? ये कहते हुए शुएब ने उसे शहला और तौकीर का हुलिया बताया तो उस शख्स ने फौरन असबात में सर हिलाते हुए कहा,
वो दोनों मुझे उस तरफ खड़े मिले थे। आओ मैं तुम लोगों को उनके पास ले चलता हूँ। वो चारों उसके हमरा चल दिए। ये इत्तेफाक ही था कि अब तक किसी का भी ध्यान नारंग के अचानक गायब होने पर नहीं गया था। उन दोनों को उस पहाड़ी शख्स की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा था। वो तो जा चुका था, मगर शहला और तोकीर हनूज काफी देर तक उस जगह पर गुमसुम से खड़े रहे। मुझे तो ये शख्स कोई पागल ही नजर आता था। तोकीर ने माहम तबसरा किया। चलो तोकीर, यहाँ से कहीं और चलते हैं, शहला ने कदरे बिगड़े हुए लहजे में कहा। मेरे ख्याल से हमें खुद ही कॉटेज को तलाश करना चाहिए। इस वादी के सारे मनाजर एक जैसे ही मालूम होते हैं। वो कॉटेज हमें थोड़ी सी तलाश के साथ नजर आ सकता है। और उसकी बात पर तोकीर ने पुरसोच अंदाज में अपना सर हिला दिया और वो दोनों आगे चल पड़े। आसमान पर हनूज गहरे बादलों की दबीज चादर तनी हुई थी, जिससे पूरी वादी में शाम का सा गुमान होने लगा था। वो दोनों देवदार और सरू के दरख्तों के बीच पिगडंडी नुमा बल खाते रास्ते पर चले जा रहे थे कि अचानक वो दोनों ठठक कर रुक गए। सामने एक शख्स खड़ा था। उसने मोटे और फूले फूले गर्म कपड़े पहन रखे थे, मगर चेहरे पर उसके अजीब साखत का सपाट मास्क चढ़ा हुआ था, जिसमें आंखों की जगह दो छोटे छोटे सुराख थे और नाक की तरफ 1 इंच भर का तकून सुराख था, जबकि मुंह की जगह सपाट मास्क। शहला उस पुरइसरार शख्स को देखकर बेइख्तियार चीख पड़ी। उसकी सहमी हुई निगाहें उस पुरइसरार मास्क पोश पर जम सी गई। तोकीर भी एक लम्हे के लिए डर गया था, मगर फिर दूसरे ही लम्हे उसने हिम्मत करके पूछा, ए कौन हो तुम? ये क्या मजाक है? मगर वो पुरइसरार मास्क पोश किसी खंबे की तरह जमीन पर गड़ा मास्क के छोटे छोटे सुराखों से उन्हें घूर रहा था। उस पुरइसरार मास्क वाले ने अपना दायां हाथ अपनी फूली हुई जैकेट के अंदर डाला और फिर दूसरे ही लम्हे जब उसका हाथ बाहर आया तो शहला और तोकीर की रूह फना हो गई। उसके दाएं हाथ में अब चमकता हुआ तेज फल वाला बगदा नजर आ रहा था। वो उसे मजबूती से थामे उनकी तरफ बढ़ने लगा। खौफ के मारे शहला के हलक से चीख खारिज हो गई। तोकीर भागो, शहला ने खौफ से लरजती आवाज में उससे कहा, मगर तोकीर की गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि वो मैदान छोड़कर भागे। चुनाचा वो उस मास्क पोश को घूरता रहा और फिर उसने शहला से कहा, शहला तुम एक तरफ हो जाओ, मैं इससे निमटता हूँ। नहीं नहीं तोकीर, खुदा के लिए भाग चलो, ये बहुत खतरनाक आदमी मालूम होता है, शहला ने चिल्लाकर कहा और साथ तोकीर को पीछे घसीटने लगी। इसी असना में पुरइसरार मास्क पोश बगदा थामे उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया और अपना बगदे वाला हाथ बुलंद कर लिया। तोकीर ने शहला को एक तरफ धकेल दिया और खुद बड़ी फुर्ती के साथ अपने दाएं लात मास्क पोश के पेट पर रसीद कर दी। तोकीर को यूं लगा जैसे मास्क पोश का पेट गोश्त पोस्ट की बजाय आहनी चादर का बना हो। मास्क पोश अपनी जगह से टस से मिस हुए बगैर खड़ा रहा और फिर दूसरे ही लम्हे उसने बगदे से तोकीर पर वार कर दिया। तोकीर ने बिजली की सी फुर्ती से खुद को बचाया। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो उस माफूकल फितरत किस्म के मास्क पोश का नहते मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचा उसने शहला को पुकारा और फिर उसका बाजू पकड़कर दौड़ लगा दी। जरा आगे जाकर उन्होंने पलट कर देखा तो खुद ब खुद उनके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए। उनके अकब में बल खाती पिगडंडी दूर तक वीरान थी।
वो पुरइसरार मास्क पोश गायब था और फिर दफतन उन्हें अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और वो दोनों ही बीक वक्त पलटे तो मारे दहशत के शहला के हलक से चीख निकल गई। मास्क पोश जाने कब उनके अकब में अचानक ही नमूदार हुआ और उसने उसके संभलने से पहले ही अपने हाथ में पकड़े हुए बगदे का वार तोकीर पर किया। तोकीर ने अपनी गर्दन बचाने के लिए फौरन झुका दी, लेकिन बावजूद उसके बगदे का जालिम वार तोकीर के दाएं शाने पर लगा। उसके हलक से दिल खराश चीख निकल गई और वो अपना जख्मी शाना पकड़े जमीन पर बैठता चला गया। शहला ने जो अपने मजाजी खुदा का ये हशर देखा तो उसके हलक से हिस्टरियाई चीखें बरामद होने लगी। उधर मास्क पोश का बगदे वाला हाथ फिर फिजा में उठ गया तो तोकीर ने जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए हिम्मत से काम लिया और उसकी टांगों से चिपक गया। फिर अपने वजूद की पूरी कुव्वत से उसे गिराने की कोशिश करने लगा। उधर शहला को जल्द ही एहसास हो गया कि इस वीराने में खौफ ज़दा होने और चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल ना होगा। उसका शोहर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। चुनाचा पहली बार उसके दिल में खौफ की जगह शदीद नफरत और गैज़ो गज़ब ने ले ली, क्योंकि अपने शोहर को मौत के मुंह में देखकर कमजोर से कमजोर औरत भी जख्मी शेरनी बन जाती है। दूसरे ही लम्हे वो हज़ियानी अंदाज में चीख मारती हुई उछली और उस सफाक मास्क पोश की गर्दन से लिपट गई। उधर तोकीर अपने जख्मी वजूद की पूरी कुव्वत सिर्फ करते हुए उसकी एक टांग घसीटने में कामयाब हो गया। नतीजन मास्क पोश अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और जमीन पर आ रहा। उसके हाथ से बगदा छूटकर दूर जा गिरा। शहला ने लपक कर बगदा हाथ में उठा लिया और एक जोरदार वार जमीन पर कमर के बल गिरे मास्क पोश के सीने पर किया। बगदा जैसे ही उसके सीने से टकराया तो शहला का हाथ झनझना गया। उसे यूं लगा जैसे तेज फल वाला बगदा मास्क पोश के सीने की बजाय फौलाद से टकराया हो। बगदा उसके हाथ से छूट गया। मास्क पोश ने लेटे लेटे ही अपनी एक जोरदार लात शहला के चेहरे पर रसीद की तो वो बेचारी एक जोरदार चीख मारकर परे जा गिरी। उधर वो पुरइसरार मास्क पोश फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। वो अब अपना बगदा दोबारा उठा चुका था। फिर दूसरे ही लम्हे उसने तोकीर को मौका दिए बगैर बगदे का वार उसकी गर्दन पर किया। तोकीर का सर तन से जुदा होकर किसी फुटबॉल की तरह लड़कता हुआ शहला के करीब आ रहा। खौफ दहशत और शिद्दत गम से शहला गंग होकर रह गई। वो मास्क पोश अब शहला की तरफ बढ़ने लगा। शहला ने खौफ दहशत को बुलाए ताक रखते हुए जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। साथ ही अब वो दहशतनाक अंदाज में चीखती चिल्लाती भी जा रही थी। उसकी सांस बुरी तरह फूल गई। वो बगैर रुके अंधाधुंध दौड़ी जा रही थी। फिर अचानक उसे सामने नाइला, शुएब, यास्मीन और अजीज आते हुए दिखाई दिए। उनके हमरा वो उदेर उम्र पहाड़ी शख्स भी था। वो सब शहला को वहशतज़दा हरनी की मानत दौड़ता देखकर ठठक कर रुक गए। शहला चीखती हुई नाइला से लिपट गई, फिर बेदम होकर गिर पड़ी। इसे क्या हो गया, खुदा खैर करे, नाइला ने उसे संभालते हुए परेशानी से कहा। बाकी सब लोग भी शहला की इस वहशत पर सन्नाटे में आ गए। ये तो की नजर नहीं आ रहा। अचानक शोएब ने गिरदो पेश का जायजा लेते हुए तफक्कुर से कहा, मेरा ख्याल है इनके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। अजीज बोला, हमें तोकीर भाई को तलाश करना चाहिए। पहले इस बेचारी को तो संभालो, अजीज ने कहा। सब शहला को होश में लाने के जतन करने लगे। उधर वो उदेर उम्र पहाड़ी शख्स इस मामले से घबरा कर खामोशी से गायब हो गया।
फिर यास्मीन और अजीज तोकीर की तलाश में दूर तक गए और बेनीलो मराम वापस लौट आए। मेरा ख्याल है हमें कॉटेज की तरफ लौट जाना चाहिए, शहला होश में आएगी तो कुछ पता चलेगा। अजीज ने मशवरा दिया और सब ने उस पर साद किया। वो लोग बेहोश शहला को किसी तरह संभाले हुए कॉटेज की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें सामने अपना कॉटेज नजर आ गया। उन सब के चेहरों पर दम बखुद सन्नाटा लर्जा था। ये लोग उस वक्त कॉटेज की बुलंद छत वाली निशस्त गाह में सोफों पर बराजमान थे। कमरे की पुरहोल खामोशी में शहला के सिसकने की आवाज वक्फे वक्फे से ठटके हुए खौफजदा दिलों में धमक सी पैदा कर रही थी। शहला के दाएं बाएं यास्मीन और नाइला उसे सहारा दिए बैठी थी। शहला इन सब को इस पुर इसरार और खून अशाम मास्क पोश के हाथों अपने शोहर तोकीर की इबरतनाक मौत के बारे में रोते हुए बता चुकी थी। उस पर मुसलसल बेहोशी के दौरे पर रहे थे, मगर अब उन सब के समझाने बुझाने और हौसला दिलाने पर उसकी तबीयत कदरे संभली हुई थी। उन सब के चेहरों पर गम, परेशानी और अनजाने खौफ के तासरात गुडमुड हो रहे थे। हमें फौरन ये मनहूस जगह छोड़ देनी चाहिए और सीधे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी चाहिए। कुछ देर की खामोशी के बाद अजीज ने तमतमाए हुए लहजे में कहा, मगर इस वीराने में तो दूर दूर तक कोई थाना या पुलिस स्टेशन नहीं है। शोएब ने कहा तो अचानक यास्मीन को कुछ याद आया और वो तकरीबन चिल्ला कर बोली, ये नारंग किधर गायब है? क्या खबर उसे कुछ मालूम हो? अरे हाँ भाई, हम सब तो उसे भूल गए हैं। अचानक नाइला ने भी तहैयर अमीज अंदाज में कहा। दफतन उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जो उस ठटके हुए खौफजदा से माहौल में धमाके से कम ना थी। वो सब बुरी तरह ठटके। फिर शोएब अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो नाइला चिल्लाकर खौफजदा लहजे में बोली, शोएब दरवाजा मत खोलना, कहीं वो खून अशाम मास्क पोश। अल्फाज उसके हलक में ही घुट गए, क्योंकि अगले ही लम्हे शोएब ने दरवाजे के करीब पहुंचकर बाआवाज बुलंद पूछा, कौन है? इसी असना में अजीज भी फौरन अपनी जगह से उठकर शोएब के साथ आन खड़ा हुआ। मैं हूं नारंग। दूसरी तरफ कॉटेज के खिदमतगार की खुरदरी आवाज उभरी और शहला को जैसे करंट लगा। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाकर बोली, दरवाजा मत खोलना, ये नारंग नहीं बल्कि बदरू है। शहला इन सब को उस पहाड़ी शख्स के हवाले से ये बता चुकी थी कि नारंग का इंतकाल हुए बरसों बीत चुके थे, मगर शोएब ने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने नारंग अजीब अंदाज में खड़ा था, उन्हें घूरता हुआ महसूस हो रहा था। तुम किधर चले गए थे? तुम्हें मालूम है हमारे साथ कितना बड़ा हादसा पेश आ चुका है? शोएब ने कदरे दुरुस्त लहजे में उसे घूरते हुए कहा तो वो बेतासर चेहरे के साथ अंदर कमरे में आ गया। शहला समेत सब की नजरें नारंग के सपाट चेहरे पर जमी हुई थी। नारंग ने अंदर दाखिल होकर बड़ी अजीब नजरों से गमगीन शहला की तरफ देखा, फिर जाने अनजाने लहजे में बोला, क्या हुआ है? खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है? इस बार अजीज ने उसकी तरफ घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, किसी पुर इसरार नकाबपोश ने हमारे दोस्त तोकीर का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो शहला को भी कत्ल करना चाहता था, मगर वो बेचारी बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागी है। उसकी बात सुनकर नारंग के चेहरे का रंग चंद लम्हे के लिए मुतगैर सा हो गया। फिर वो कदरे चौंक कर बोला, कब हुआ ये हादसा? इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ इधर करीब में कोई पुलिस स्टेशन है? हमने कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। शोएब ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए उससे पूछा,
नारंग के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मगर फिर दूसरे ही लम्हे वो गो मगो से लहजे में बोला, हाँ इस इलाके में एक थाना है तो सही, मगर वो खासा दूर है, लेकिन खैर रिपोर्ट तो दर्ज करवानी ही पड़ेगी। आओ मेरे साथ आओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा तो शोएब ने उसे रोका। ठहरो। नारंग के वापस लौटते हुए कदम जामद हो गए। रीना अब तक क्यों नहीं पहुंची है? क्या उसे इतला करने का कोई इंतज़ाम नहीं है? मैडम को मैंने शंग्रीला होटल से फ़ोन किया था, वो घर से चल पड़ी हैं और अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाली हैं, नारंग ने बताया। अच्छा ठीक है, तुम बाहर चलो, हम अभी आते हैं, अजीज ने कहा और नारंग खामोशी से बाहर निकल गया। अजीज ऐसा करते हैं कि तुम इधर ठहरो, मैं और नाइला नारंग के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा आते हैं, शोएब ने अजीज को मुखातब करके कहा तो अजीज नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, शोएब तुम्हारा और भाभी का अकेले जाना मुनासिब नहीं, हम सब साथ चलेंगे और हालात का भी तकाजा है कि हम लोग साथ ही रहें, एक दूसरे से जुदा ना हों। इस बात को सुनकर बाकी ख़वातीन ने भी फ़ौरन तायद की। फिर ये सब लोग शहला को लिए कॉटेज से बाहर आ गए। नारंग वहाँ उन सब का मुंतज़िर खड़ा था। जब ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े तो बुरी तरह ठटके। उनकी दोनों गाड़ियों के सारे टायर ज़मीन में लगे हुए थे। ये क्या, ये टायर किसने पंक्चर किए हैं? अजीज ने परेशान कुन हैरत से कहा। सब लोगों के चेहरों पर दहशत छाने लगी। नारंग एक तरफ खामोशी से खड़ा था। ये किसकी शरारत हो सकती है? शोएब ने भुनाए हुए लहजे में कहा। मगर अब क्या होगा? पुलिस स्टेशन किस तरह जाना होगा? यास्मीन ने परेशानी से कहा। तो अजीज करीब खड़े हुए नारंग से मुखातब होकर बोला, नारंग ये किसकी हरकत हो सकती है? मैं क्या जानूं साहिब, मुझे तो खुद हैरत हो रही है। भला इस वीराने में हमारे साथ ये सब क्यों कर हो रहा है? नारंग ने अथले लहजे में कहा। तुम्हारे साथ नहीं, ये सारा पुरइसरार चक्कर सिर्फ हमारे साथ चलाया जा रहा है, शोएब ने तलख लहजे में नारंग को घूरते हुए कहा। तब फिर अचानक उन्हें करीब ही नीचे वादी में किसी गाड़ी के हारन की आवाज़ सुनाई दी। वो सब चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगे। सामने बर्फपोश ढलवान में चीड़ के दरख्तों के दरमियान गहरी बल खाती नीम पुख्ता सड़क पर एक नए मॉडल की करोला सुबक खराम नजर आई। नारंग के मुंह से बेइख्तियार निकला, लो जी मैडम आ गई, और वो रीना की कार को पहचान गया था। अगले चंद मिनटों के बाद ग्रे रंग की करोला बल खाती सड़क का फासला तय करती हुई उनके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। फिर उसका दरवाज़ा खुला तो 30 साल की एक पुरकशिश लड़की बरामद हुई। उसके चेहरे के नकूश में अजीब तीखापन था। उसके बाल खिले हुए और भूरे माइल थे। उसने मौसम की मुनासबत से फरका गर्म कोट जेबे तन कर रखा था। आहा, तुम सब लोग पहुंच गए। भाई माफ़ करना, मुझे ज़रा देर हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि इस खूबसूरत कॉटेज और यहाँ के फितरी हसीन नज़ारों ने तुम लोगों को मेरी कमी महसूस होने नहीं दी होगी। वो अपनी धुन में बोलती चली गई। नारंग बाबा, तुमने इनका हर तरह से ख्याल रखा है ना? किसी किस्म की तकलीफ? अचानक वो उन सब के चेहरों पर छाई पुरइसरार खामोशी पर चुप हो गई। फिर एकदम उसके चेहरे के तासरात मुतगय्यर होने लगे और अगले ही लम्हे वो उसी लहजे में बारी बारी सब के चेहरों पर नज़र डालती हुई मुस्तस्फर हुई। अरे भाई,
तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है, शायद मुझसे नाराज हो। तुम लोग आओ, अंदर चलकर बैठते हैं आराम से। ये कहकर जब उसने खनकती हंसी के साथ कॉटेज के गेट की तरफ कदम बढ़ाए तो अचानक शोएब ने सपाट लहजे में उसे मुखातब किया, मिस रीना, जरा एक मिनट। रीना चौंक कर पलटी और उसकी कमान की तरह खिंची सुरमगी आंखों में हैरत थी। मेरा ख्याल है शोएब भाई, हमें अंदर चलकर आराम से रीना को सारी हकीकत बतानी चाहिए। करीब खड़ी यास्मीन ने शोएब से टोकने के अंदाज में कहा और फिर सब लोग अंदर कमरे में आकर भारी भरकम सोफों पर विराजमान हो गए। रीना को सारे लर्ज़ाखेज़ वाक़े की तफसील नीज़ उस पुरइसरार मास्क पोश के हाथों तोकीर के इबरतनाक कत्ल के बारे में भी गोश गजार कर दिया था गया। रीना ये सारी रूह फरसा कथा सुनकर यकदम सकते में आ गई।